Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our important topic which is greedy algorithm. तो greedy algorithm हम क्या करते हैं, एक अप्रोच होती है जिसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का यूज करते हैं और ये क्या करते हैं, बेस्ट सोल्यूशन तो हमें देगी बट वो जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ही बेस्ट होगा। वो हो सकता है आगे पीछे चेंज हो जाए। क्या करते हैं, वरी नहीं करती है, टेंशन नहीं लेती कि हमारा जो करंट सोल्यूशन जो ऑप्टिमल है या नहीं है, बस वो पहले वाले से ऑप्टिमल निकाल देती है। अब उस मोमेंट पे तो ऑप्टिमल हो सकती है, आगे पीछे का हमें पता नहीं। अब इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑप्टिमल वे के सोल्यूशन यूज होती है। तो ये दो सेट बनाती है, एक सेट होता है जिसके अंदर सारी चूजन आइटम्स होती हैं और दूसरे सेट के अंदर सारी रिजेक्टेड आइटम्स होती हैं। अब ये क्या करते हैं, इसका काम क्या होता है, इसका काम सिर्फ ये होता है कि जो हमारा सोल्यूशन हो वो फिजिबल और ऑप्टिमल हो। ये नहीं होता कि हमारा हमेशा वो ऑप्टिमल हो या फिर फिजिबल हो। अब ग्रीडी एल्गोरिदम की एप्लीकेशंस क्या होती है, ये शॉर्टेस्ट पाथ निकालने में हेल्पफुल होता है। अब वो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए हम कुछ मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज को यूज करते हैं, विच आर प्रिम एल्गोरिदम एंड क्रुशिकल एल्गोरिदम्स। ये जॉब सीक्वेंसिंग में भी यूज होता है और नैपसैक प्रॉब्लम्स में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और नैपसैक प्रॉब्लम में भी फ्रैक्शन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं हमें पता है। अभी ऑप्टिमल सोल्यूशन तो देता है बट एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए देता है, हमेशा के लिए फिजिबल नहीं होता। तो मतलब ये इसका जो चांसेस होते हैं ना ऑप्टिमैलिटी के लिए, वो बहुत ज्यादा लेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं ग्रीडी अप्रोच के। हमने जब हमें डायनेमिक प्रोग्राम में पढ़ी थी उसके अंदर हमने तीन सॉल्यूशंस पढ़ लिए थे, तीन अप्रोचेस क्या होते थे। बट ग्रीडी अप्रोच में उसमें अलग होते हैं। क्या करते हैं कि ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के ज्यादा हेल्पफुल होती है बट फॉर अ मोमेंट के लिए। सिर्फ स्टेप्स क्या होते हैं उस ग्रीडी अप्रोच के लिए, पहले क्या करती है ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर हमें पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करके उसके बाद हम उस बड़ी वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर ये डेवलप करते रिकर्सिव प्रॉब्लम, रिकर्सिव मतलब एक दूसरे पे वो कैसे आइटरेट करे, कैसे डेवलप करे, कैसे डिपेंड कर रही है। ये शो करते हैं कि जो हमारी ग्रीडी चॉइस थी अगर वो 1 है तो वो रिमेन रहते है एज इट इज। वो प्रूव करते हैं कि वो सेफ है, हम उस प्रॉब्लम को चूज करना सेफ होगा या नहीं होगा। फिर डेवलप करते हैं एल्गोरिदम और कन्वर्ट कर देते हैं उस ग्रीडी एल्गोरिदम को एक आइटरेटिव एल्गोरिदम में। अब इसके एलिमेंट क्या होते हैं, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना डायनेमिक प्रोग्रामिंग से काफी अलग होते हैं। इसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी एंड ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर को हमें पता है, हम हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी पढ़ रहे थे। ग्रीडी अप्रोच में भी ये डायनेमिक ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर आ जाता है। फर्स्ट हम देखते हैं ग्रीडी चॉइस प्रॉपर्टी क्या होती है। फर्स्ट की इंग्रेडिएंट होता है हमारी डायनेमिक ग्रीडी अप्रोच में, ये करती है असेंबल करती है बहुत सारे ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को, उनको लोकल भी बना देती है। मतलब हम एक बड़ी प्रॉब्लम का छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में हम उसको यूज कर पा रहे हैं। ये चॉइस होती है कि कैसे हम बेस्ट सोल्यूशन निकालने के लिए हम एक अच्छा सोल्यूशन को डेवलप कर पा रहे हैं, एक अच्छी आइटरेटिव सीक्वेंस को डेवलप कर पा रहे हैं। सेकंड ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर क्या होती है, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना ताकि हम एक अच्छी बड़ी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन इजीली आइडेंटिफाई कर सके। तो हम ऑप्टिमल स्ट्रक्चर में ये ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। अब अगर हम देखें डायनेमिक और ग्रीडी के डिफरेंस में, तो जो डायनेमिक और ग्रीडी अप्रोचेस हैं दोनों ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करती है, दोनों यूज करती है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इन दोनों टेक्निक्स को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, दो वेरिएंट्स को। अब हमें पता है हमारी नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है। नैपसैक प्रॉब्लम के हम ये दो वेरिएंट्स को यूज करते हैं, तो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम एंड फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम क्या होती है, ये सिर्फ हमें 0 या 1 की या तो 0 या 1 के फॉर्म में आंसर देती है। मतलब या तो उसने चोरी कर ली या उसने चोरी नहीं की, ये दो प्रॉब्लम्स को वो हमें देती है। एक इसमें क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें हम लेट करते हैं थीफ है जो चोरी करने गए बहुत सारी आइटम्स के एक स्टोर के अंदर। उस स्टोर के अंदर ना बहुत सारी आई नंबर ऑफ आइटम्स है और उनकी जो वर्थ है वो VI डॉलर्स है। उसका जो वेट है वो WI पाउंड्स है। तो जो VI इन टीचर्स है हमारी VI और WI। अब हम देखते हैं, अब वो हम देखते हैं कि कैसे वो चोर होगा, वो ट्राई करेगा वो ज्यादा से ज्यादा आइटम्स को चोरी कर ले। अब वो या तो 0 ले सकता है या 1, या तो वो ले सकता है, मतलब लेने की प्रोबेबिलिटी उसकी 1 है, या वो छोड़ दे, बिल्कुल लीव इट 0। या तो वो ले सकता है, वो छोड़ सकता है, वो फ्रैक्शन कुछ नहीं है उसके पास कि उसने आधा ले लिया या ऐसा कुछ नहीं है। वो या तो लेगा वो छोड़ेगा, दो पॉसिबिलिटी है। तो सेकंड फ्रैक्शनल में क्या होता है, इसका भी सेटअप ना बिल्कुल सेम होता है। यहीं पे भी एक थीफ होता है बट ये क्या करता है, वो आइटम्स को फ्रैक्शंस में लेता है। फ्रैक्शंस में लिया रादर 0 और 1। हम 0-1 वाले में तो या तो वो ले रहा था लीव इट या टेक इट, बट इसमें या तो वो फ्रैक्शन में ले सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स 3 है और वो नैपसैक मतलब उसका जो उसने लिया हुआ है कोई स्टोर करने के लिए कोई भी थैला लिया हुआ है, कुछ लिया हुआ है, तो उसका जो वेट है वो जितना होल्ड कर सकता है वो सिर्फ 50 पाउंड्स है। तो 3 आइटम्स ही वो ले सकता है और उसकी जो वेट होनी चाहिए वो 50 होनी चाहिए। तो उसको ऐसे फ्रैक्शंस बनाने हम उसकी आइटम्स के। अब हमारे पास 3 आइटम्स है 1 2 3, उनके वेट ये दे रखे हैं, उनकी कॉस्ट ये है। अब उसको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं ताकि जो उसका जो टोटल वेट बने वो 50 बने। अगर इस प्रॉब्लम को हम 0-1 नैपसैक में देखते हैं तो वो कैसे ही ले सकता है, या तो थीफ मस्ट सेलेक्ट
कि उसका जो प्रॉब्लम का उसका जो वेट हो वो 50 पाउंड से एक्सीड ना करे, ज्यादा ना करे। तो वो क्या करेगा, सिर्फ वो 2 ही आइटम ले पाएगा फिर, क्योंकि वो तो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना ही नहीं पा रहा। तो या तो वो 2 ही आइटम्स ले पाएगा, क्योंकि 60 भी एक्सीड करेगा, ये भी एक्सीड करेगा। तो मतलब वो सिर्फ ऐसे एलिमेंट ले सकते हैं जो 50, मतलब या तो 10 20 ये फिर ये, मतलब कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल में क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में वो कॉम्बिनेशन बना लेगा, जैसे उसके जो कॉस्ट वो देखेगा कि कॉस्ट किसकी ज्यादा बन रही है उसकी, या तो 10 20 की, अगर उसने 10 वाला एलिमेंट लिया है जिसका 10 वेट था तो उसकी कॉस्ट थी 60, 20 वाली की कॉस्ट थी 100। सिमिलरली अगर वो फ्रैक्शन ले रहा है, 20 वाली की थी 100, इसकी थी वो ये, और इसमें सिमिलरली फॉर दिस, तो तीनों की अगर वो कॉस्ट इवैल्यूएट कर रहा है तो जो सेकंड कॉम्बिनेशन था उसकी कॉस्ट उसके पास सबसे ज्यादा बन रही है। बट अगर वो इसी कॉस्ट को फ्रैक्शन में ले ले, लाइक दिस, अगर वो इसी कॉस्ट को फ्रैक्शन में, मतलब 20/30 कर दे, सेकंड और थर्ड एलिमेंट का 20/30 कर दे, तो उसकी कॉस्ट क्या आ गई 80, इसके बाद 100 आ गई, इसकी 60 आ गई, तो इसकी जो टोटल कॉस्ट बन गई वो 240 बन गई। तो ग्रेटेस्ट वन इसकी सोल्यूशन बन गई। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्रैक्शनल पार्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।